जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि ये पार्ट 6 है, यानी इसके पहले 6 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। एक पार्ट में 20 क्वेश्चन करवाए जाते तो हम लोग 120 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। ये वो क्वेश्चन है जो SSC MTS 2021 में रियल के पेपर में आए हुए थे, ठीक है ना। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा है 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था। अब ध्यान से समझो, जो 1576 में आपका हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, महाराणा प्रताप को किसने हराया था। पहला ऑप्शन लिखा है निजाम शाह, दूसरा लिखा है जहांगीर, तीसरा लिखा है अकबर और चौथा लिखा है हरिहर प्रथम। तो देखो सबसे पहले आप ये समझो कि जो 1576 का युद्ध था वो हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। किसके किसके बीच में? महाराणा प्रताप और, यानी वर्सेस लिख सकते हो आप, किसके बीच में? अकबर के बीच में। अब देखो ध्यान से, अगर अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ है और महाराणा प्रताप हारे हैं तो हराया किसने होगा? अकबर में, कॉमन सी बात है। तो देखो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या याद रखनी, इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी। लेकिन आप पॉइंट को समझो और कौन कौन से क्वेश्चन इस पॉइंट से बन सकते हैं। तो कुछ लोगों का मानना ये होता है कि क्वेश्चन पढ़ो, आंसर टिक करो क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आप ये समझो जो आ चुका है वो दोबारा आने के उसके चांस नहीं है, पॉइंट वही आएगा, थोड़ा सा घुमा सकता है। जैसे इसमें देखो क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तब आपका आंसर कौन सा सही होगा? 1576। हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो ये किसके किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। हल्दी घाटी के युद्ध में कौन जीता था, कौन हारा था? तो अकबर जीता था, महाराणा प्रताप हारे थे। कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, 2-3 पॉइंट हमने बताए। तो अपने नोटबुक में हर टाइप से पॉइंट नोट कर लीजिए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 1576 में। किसके किसके बीच हुआ? महाराणा प्रताप अकबर के बीच में। कौन जीता था? अकबर जीते थे। कौन हारा था? महाराणा प्रताप हारे थे। तो यहाँ से इतने पॉइंट बन सकते हैं। फिलहाल में इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 122 नंबर लिखा है, मध्य भारत में उभरे सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था। पहला लिखा है बालिकाओं के लिए विद्यालय खोलना, दूसरा था बाल विवाह पर रोक, तीसरा था चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना और चौथा था विधवाओं की स्थिति में सुधार करना। अब ध्यान से समझो, क्वेश्चन है कि मध्य भारत में उभरे सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था। जो आपका सतनामी आंदोलन था इसका मुख्य उद्देश्य था चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना। तो इसका ऑप्शन अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है वो सी सही हो जाएगा। यानी सतनामी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 123 नंबर लिखा, निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारण की थी। अब ध्यान से समझो, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारण की। देखते हैं ऑप्शन। पहला लिखा चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा लिखा स्कंदगुप्त, तीसरा लिखा विष्णुगुप्त, चौथा समुद्रगुप्त। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। ध्यान से समझो बात को, यानी जो गुप्त वंश का पहला शासक था वो था चंद्रगुप्त प्रथम जिसने महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 124 नंबर लिखा है, मेगस्थनीज एक राजदूत था जिसे खालिस्तान शासक द्वारा खालिस्तान के दरबार में भेजा गया था। कह रहा है मेगस्थनीज एक राजदूत था जिसे फिर खालिस्तान दिया शासक द्वारा, फिर खालिस्तान दिया के दरबार में भेजा गया था। पहला देखते हैं, लिखा है चीनी शाहजहां, दूसरा लिखा है यूनानी चंद्रगुप्त, तीसरा लिखा है यूनानी बाबर और फिर लिखा है चीनी सिकंदर लोदी। अब देखो मेन पॉइंट समझो आप, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। अब ये दोनों ऑप्शन जो यहाँ पर सेट करो, यहाँ पर आप लिख लो यूनानी और यहाँ पर लिख लो आप चंद्रगुप्त। क्या लिखो? चंद्रगुप्त। अब ध्यान से पढ़ो, लिखा है मेगस्थनीज एक राजदूत था जिसे यूनानी शासक द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। यानी अब समझो, मेगस्थनीज गया था किसके दरबार में? चंद्रगुप्त के दरबार में। किसके द्वारा भेजा गया था? तो वो था आपका यूनानी शासक। आई होप पूरा पॉइंट आप समझ गए होंगे। फिर से समझो, यानी मेगस्थनीज एक राजदूत था जिसे यूनानी शासक द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। गया कौन था? मेगस्थनीज। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त के दरबार में। भेजा किसने था? वो यूनानी शासक था। ये इसके 3 पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 125 नंबर लिखा, मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो बेगम की याद में किस मुगल स्मारक का निर्माण करवाया था। देखते हैं ऑप्शन।
पहला ऑप्शन दिया गया है ताजमहल, दूसरा दिया गया रानी की वाव, फिर लिखा है बीबी कब्र टूम्ब जिसको कहते हैं बीबी का मकबरा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, बीबी का मकबरा। यानी मुग़ल बादशाह जो औरंगजेब था उसने अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में क्या बनवाया था? वो बनवाया था बीबी का मकबरा। शाहजहाँ ने क्या बनवाया था? ताजमहल। कहाँ बना हुआ है ताजमहल? आगरा में। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 126 नंबर लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं थे? यानी अकबर के जो नवरत्न थे उसमें कौन से एक नहीं थे? तो देखते हैं इसके ऑप्शन। देखते हैं ऑप्शन। पहला लिखा है राणा अमर सिंह, दूसरा लिखा है अबुल फजल, तीसरा लिखा है राजा टोडरमल और चौथा लिखा है राजा मान सिंह। यानी जो अकबर के नवरत्न थे उसमें कौन शामिल नहीं थे? तो उसका ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला राणा अमर सिंह। यानी राणा अमर सिंह अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं थे। कौन कौन से लोग शामिल थे? अबुल फजल भी थे उसमें, राजा मान सिंह भी थे और राजा टोडरमल भी थे। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 127 नंबर लिखा है निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से, फिर लिखा है किसकी हत्या कर दी गई थी? फिर से पढ़िए। लिखा है निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी हत्या कर दी गई थी? पहला ऑप्शन क्या लिखा है? पहला लिखा है नाना साहब, दूसरा लिखा है महात्मा गांधी, तीसरा लिखा है जवाहरलाल नेहरू और फिर लिखा है बाल गंगाधर तिलक। तो हत्या किसकी की गई थी? सब लोग जानते हो महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी। ठीक, निम्नलिखित कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी हत्या की गई थी? तो वो थे आपके महात्मा गांधी। गोली से इनकी हत्या हुई थी और किसने मारी थी? नाथूराम गोडसे ने। कभी कभार ये भी क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी को गोली किसने मारी? तो वो थे नाथूराम गोडसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप 128 नंबर लिखा हुआ साइमन कमीशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखो ध्यान से पढ़ो। साइमन कमीशन में कह रहा है कौन सा कथन सही है। अब देखो कथन वाले क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में बनते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा है? 1927 में इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भेजने का फैसला किया था। तो ये तो बात सही है। यानी साइमन कमीशन के संबंध में कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन तो सही। दूसरा लिखा आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। दूसरा पॉइंट क्या है कि आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। तो ये भी बात सही है। इसका मतलब जो दोनों कथन दिए गए वो सही। अब देखते हैं ऑप्शन। कह रहा ना तो एक ना तो दो, तो ये तो होगा नहीं। फिर कह रहा है केवल दो हो नहीं सकता क्योंकि पहला भी सही दूसरा भी सही। फिर इसमें कह रहा है केवल एक, ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। कहने का मतलब जो ऊपर कथन दिए गए हैं कि 1927 में इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भेजने का फैसला किया था। यह भी बात सही, फैसला हुआ था। दूसरा कह रहा आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। तो दूसरा भी सही। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 129 नंबर लिखा है वर्ष 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने निम्नलिखित में से किसकी हत्या की थी? यानी किसको हराया था, ऐसा भी आप कह सकते हैं। लिखा है जयचंद गढ़वाल, फिर लिखा है भोज परमार, फिर लिखा है नाग भट्ट प्रथम, फिर लिखा है पृथ्वीराज चौहान। तो सब लोगों को पता है जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, वो हुआ था किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। मोहम्मद गौरी जीता था और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। तभी पूछा गया कि मोहम्मद गौरी ने निम्नलिखित में से किसकी हत्या की? तो वो थे आपके पृथ्वीराज चौहान। तो तराइन का ये हो गया दूसरा युद्ध। अगर आपसे पूछ लिया जाए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो वो हुआ था 1191 में, इसी के एक वर्ष पहले। दोनों पॉइंट याद रखो। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी के द्वारा मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 130 नंबर लिखा है निम्नलिखित में से कौन भारत की बौद्ध वास्तुकला का नायाब नमूना नहीं है? फिर से समझ लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत की बौद्ध वास्तुकला का नायाब नमूना नहीं। पहला लिखा है भरहुत स्तूप, दूसरा लिखा है अजंता की गुफाएं, तीसरा लिखा है पातालेश्वर की गुफाएं, फिर लिखा है सांची स्तूप। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पातालेश्वर की गुफाएं। यानी जो बौद्ध वास्तुकला का नायाब नमूना है, अजंता की गुफाएं भी हैं, सांची का स्तूप भी है, भरहुत स्तूप भी है, लेकिन पातालेश्वर की गुफाएं उसमें नहीं शामिल है। तो हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 131 नंबर लिखा है मुस्लिम लीग ने
खालिस्तान को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया। यानी मुस्लिम लीग जो थी, निम्नलिखित में से कौन सी वो डेट है जिसको प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया, तो वो था आपका 16 अगस्त 1946 ईस्वी। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। यानी 16 अगस्त 1946 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस अर्थात डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 132 नंबर लिखा है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर एक बंदरगाह पाया गया था। फिर से समझ लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर एक बंदरगाह पाया गया था। पहला लिखा है लोथल, दूसरा लिखा है मोहनजोदड़ो, तीसरा लिखा है धोलावीरा, चौथा लिखा है कालीबंगा। तो इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए यानी लोथल। फिर से समझ लीजिए, आसान क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर एक बंदरगाह पाया गया। तो कहाँ पाया गया था बंदरगाह, लोथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 133 नंबर लिखा है, सहायक संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब देखो कह रहा है सहायक संधि के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो लिखा है अवध का नवाब पहला शासक था जिसने अंग्रेजों पर एक सहायक संधि थोपी थी। ये गलत हो जाएगा, पहला तो गलत है। अब आगे देखो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। कह रहा है अवध का नवाब पहला शासक था जिसने अंग्रेजों पर एक सहायक संधि थोपी थी। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है सहायक संधि के बारे में। ठीक, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए, क्योंकि यही गलत है और आपसे गलत वाला ही पूछा गया। खैर और पढ़ लेते हैं आगे क्वेश्चन जानकारी के लिए। क्या लिखा है, यदि भारतीय शासक भुगतान करने में विफल रहे तो उनके क्षेत्रफल का एक हिस्सा दंड के रूप में छीन लिया जाएगा। ये बात थी। दूसरा पूछ रहा है भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना रखने की अनुमति नहीं थी। बिल्कुल बात सही है। फिर लिखा भारतीय शासकों को सहायक बलों के रूप में भुगतान करना पड़ा। तो ये तीनों बातें सही हैं, लेकिन उसने गलत वाला पूछा था, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 134 नंबर लिखा है, वह मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने, यानी ये मुगल सम्राट था कौन, शाह आलम द्वितीय, कह रहा ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में नियुक्त किया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में कब नियुक्त किया। पहला लिखा है 1765, दूसरा लिखा है 1755। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, अगला लिखा है 1760 और फिर लिखा है 1758। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन, 1765। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 ईस्वी में सौंप दिया गया था। किसने, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तो इसका ऑप्शन पहला ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पर देखो, उधर देख लेना आप वीडियो को बैक करके, पहला ऑप्शन दिया गया 1765। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 135 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से क्या असहयोग आंदोलन के मंद पड़ने का एक कारण नहीं था। ध्यान से पढ़िए, कह रहा है निम्नलिखित में से क्या असहयोग आंदोलन के मंद पड़ने का एक कारण नहीं था। कौन सा वो कारण है जो नहीं था, क्योंकि वो मंद पड़ गया था। मंद मतलब स्लो, कौन, असहयोग आंदोलन। पहला लिखा वैकल्पिक भारतीय संस्था के अभाव में ब्रिटिश संस्थाओं के बहिष्कार ने एक समस्या खड़ी कर दी। तो ये तो था, समझो बात को। कह रहा असहयोग आंदोलन के मंद पड़ने का कारण क्या नहीं था, तो ये तो कारण था, तो ये नहीं सही हो सकता, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। वैसे तो ये सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा नहीं था वाला बताना। दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा लिखा कई वकीलों ने इस्तीफा दे दिया लेकिन फिर लंबे समय तक आय की अनुपस्थिति ने उन्हें फिर से ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया गया। ये भी सही है। कहने का मतलब मंद पड़ने का ये भी एक कारण था, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही नहीं होगा। तीसरा पढ़ते हैं, खादी का कपड़ा अक्सर बड़े पैमाने पर उत्पादित मिल के कपड़ों की तुलना में अधिक महंगा होता था और गरीब लोग इसे खरीद नहीं सकते थे। तो ये भी सही है। मतलब कहने का कह रहा असहयोग आंदोलन के मंद पड़ने के क्या कारण नहीं था, तो ये तो तीनों कारण थे। तो आप समझो, इसका ऑप्शन चौथा सही होने वाला है। देखते हैं चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है। लिखा है आंदोलन के नेताओं ने अपना ध्यान घरेलू कामों की ओर मोड़ दिया जिससे आंदोलन मंद पड़ गया। ये नहीं था। ठीक, ऊपर के तीनों कारण तो थे लेकिन चौथा कारण नहीं था और नहीं वाला ही पूछा गया, तो ऑप्शन डी इसका ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 136 नंबर लिखा है अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। कलिंग तटीय खालिस्तान का प्राचीन नाम था। यानी जो कलिंग है वो किसका प्राचीन नाम था, तो वो था, ऑप्शन इसके देखते हैं क्या कह दिया गया, मद्रास जो अब चेन्नई नहीं, बंगाल जो पश्चिम बंगाल नहीं, उड़ीसा जो अब ओडिशा है। बिल्कुल सही, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, बॉम्बे जो अब मुंबई है नहीं। कहने का मतलब अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। कलिंग तटीय उड़ीसा यानी अब उड़ीसा का प्राचीन नाम था, यानी उड़ीसा का पुराना नाम क्या था, कलिंग। अब उसको उड़ीसा भी नहीं कहते, अब कहते हैं ओडिशा। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 137 नंबर। लिखा इनमें से किस प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में शैलकृत कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से पढ़ लीजिए आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया भी है। कह रहा इनमें से किस प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में शैलकृत कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, तो वो थे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, यानी राष्ट्रकूट राजा कृष्ण जो प्रथम थे, इन्होंने एलोरा में शैलकृत कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 138 नंबर। लिखा है पहले ही खाली स्थान यानी ब्लैंक। लिखा है पांड राजवंश की राजधानी थी। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये मिल चुका है क्वेश्चन, यानी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो पांड राजवंश की है राजधानी थी तो वो कौन थी, तो वो थी आपकी मदुरै, यानी मदुरै पांड राजवंश की राजधानी थी। राजधानी मदुरै है और पांड राजवंश है। क्लियर हो गई बात। तो मदुरै पांड राजवंश की एक राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 139 नंबर। लिखा तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है और ब्लैंक दिया के दौरान निर्मित यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक उदाहरण है। कहने का मतलब तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है और यह, फिर आप ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, चेरा, फिर लिखा है चोल, फिर लिखा है होयसला, फिर लिखा है पांडु। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, चोल। अब यहाँ पर आप चोल लिख लीजिए, अब पढ़िए इसको। यानी तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है और चोल के दौरान निर्मित यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक उदाहरण है। तो यही इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 140 नंबर। लिखा है महात्मा गांधी ने किस वर्ष नील की खेती करने वालों के खिलाफ चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो जो महात्मा गांधी थे, नील की खेती करने वालों के खिलाफ चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किया था 1917 में। देखिए कहीं ऑप्शन दिया गया, पहला ही ऑप्शन दिया गया 1917। तो यहाँ तक 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए इस लेक्चर के 20 क्वेश्चन, और ये पार्ट 7 था। तो ये यहाँ तक कंप्लीट कर चुके 140 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो अगले 160 तक इसी प्रकार हम लोग 20-20 करके कवर करते रहेंगे। देखो छोटा वीडियो बनाने से आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक, जल्दी टॉपिक तैयार हो जाते हैं। एक साथ बड़ा वीडियो देखने में आपका भी मन नहीं लगेगा और हमें भी पढ़ाने में मन नहीं लगेगा। आई होप आप पूरी बात समझ गए होंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको लगभग एक वीडियो डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मिलता रहेगा। और आज से हम लोगों ने उधर ज्योग्राफी भी चालू कर दी, यानी विश्व और भारत का भूगोल, उसकी भी आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अभी एक ही वीडियो पड़ा है। यदि ये तो देखो हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, 22 के कंप्लीट कर चुके, 21 के कर रहे हैं, फिर 20 के करेंगे। उधर हम विश्व का भूगोल भी कवर कर रहे हैं और फिजिक्स भी करवा चुके हैं। यानी ओवरऑल देखो हमारी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो भी हमारे क्वेश्चन है वो उस सब्जेक्ट के कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस हिसाब से। जैसे हिस्ट्री के हैं तो टोटल हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको करवाएंगे, जो 22 में पूछेगा, 21 में, 20 में। ऐसे क्या होता है, देखो अगर कंबाइंड पेपर बनेगा, एक हिस्ट्री का, एक ज्योग्राफी का, एक जीके जीएस का, तो वो नहीं मज़ा आती है। कहने का मतलब आप हिस्ट्री के पूरे कवर कर लीजिए, हिस्ट्री की टेंशन खत्म। अब ज्योग्राफी आज से चालू है, यानी विश्व और भारत का भूगोल, जो भी क्वेश्चन आपके बने SSC MTS 2022 के पहले करवाए जाएंगे पूरे, फिर 21 के, फिर 20 के। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये हिस्ट्री वाली सीरीज़ चलती रहे, क्या दोनों सीरीज एक साथ चलाई जाएं, यानी ज्योग्राफी की और हिस्ट्री की दोनों का एक एक वीडियो डेली चाहिए, या एक एक करके कंप्लीट करवाएं, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उसी के हिसाब से आपकी आगे के वीडियो लेक्चर मिलेंगे। आई होप आप पूरी बात समझ गए होंगे। दोस्तों में अगर नहीं शेयर किया तो जल्दी से शेयर कीजिए। वीडियो को अगर अभी भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।